नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अगेन हम आपके समक्ष उपस्थित हैं हमारी इस 30 कदम की सीरीज को लेकर के, जिसमें हम आज वैदिक काल के कुछ चुनिंदा 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दोनों पे लगभग मिलाकर के 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं। कोशिश है कि 30 प्रश्नों के साथ और भी जो अन्य तथ्य हैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जाए, ताकि वो आपके अदर फैक्ट के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वैदिक काल, भारत के इतिहास का एक कह सकते हो कि मूल बिंदु है। भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज, भारत की संस्कृति और भारत के धर्म का अगर कोई जड़ है तो वो यहीं से निकल करके आता है। भारतीय दर्शन वैदिक काल की देन है। भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, ये जितनी भी चीजें भारत से जुड़ी हुई है, इसके पहचान, इसके अस्तित्व से, वो सारी चीजें जो है वैदिक काल से संबंधित है। तो ना सिर्फ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो निश्चित तौर पे आपने इसको बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, और उन्हीं तथ्यों पर और उन्हीं सारे विचारों पर हम बात करेंगे आज इन 30 प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, तो टॉपिक है वैदिक काल, 30 कदम की ये सीरीज, जिसमें पहला प्रश्न आपके समक्ष ये है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं इधर साइड हट जाता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए, साथ में मैं भी पढ़ता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ऋग्वेद में अग्नि की तुलना पशुपति महादेव से की गई है। अब यहां पर दो कथन दिए गए हैं, आपको उन पे विचार करना है। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो पहला जो कथन है, ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। अग्निदेव, जो कि ऋग्वेद में लगभग 200 बार उनका जिक्र आया है, और ये ईश्वर यानी कि भगवान ईश्वर और मनुष्यों के बीच के मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ माने जाते थे। कारण, क्योंकि यहां पर मान्यता थी जब हम किसी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, है ना, तो उसके जो लौ है, वो जो लपटें हैं, वो ऊपर की तरफ जाती है, और वो हमारी बात ऊपर बैठे हमारे ईश्वर के समक्ष पहुंचाने में सक्षम है। तो ये मान करके यहां पर मध्यस्थ माना जाता था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन ऋग्वेद अग्नि इज कंपेयर्ड टू पशुपति महादेव। ऋग्वेद में अग्नि की तुलना पशुपति महादेव से की गई है क्या? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अग्नि की तुलना पशुपति या महादेव से बिल्कुल भी नहीं की गई है। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक स्वतंत्र देवता का अस्तित्व रखते थे। तो यहाँ पर केवल एक ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर है ए ऑप्शन, केवल एक सही। चलिए बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक असर्शन है और उसके बाद उसका रीजन है। पढ़िएगा ध्यान से। अभिकथन फर्स्ट, ए क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली और कर्म आधारित थी। द वर्ण सिस्टम इन द ऋग्वैदिक पीरियड वाज फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन कर्मा। तो क्या ये ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली और कर्म आधारित थी? बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कर्म व्यवस्था, जो कर्म के साथ, कर्म के आधार पर ही यहाँ पर लोगों का वर्ण यानी कि उनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से क्या वो बनेंगे, ये डिसाइड करता था उनका कर्म, ना कि ये कि वो किस घर में पैदा हो रहे हैं, किस वर्ण में पैदा हो रहे हैं, उनके पिता का वर्ण क्या था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। कारण क्या है इसमें पढ़िएगा। इन द ऋग्वेद अ सेज described himself as a poet, a physician and a housekeeper। ऋग्वेद में एक ऋषि है जिन्होंने स्वयं को कवि कहा है, वैद्य एवं गृहकार करने वाला कहा है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट अधूरा है, ये क्योंकि क्वेश्चन में
पूरा एकदम से डिटेल नहीं देते। स्टेटमेंट यह है, यहाँ पर ऋषि अंगिरस का जिक्र आता है। अंगिरस क्या कहते हैं कि मेरा पिता वैद्य है, ठीक है, मैं कवि हूं और मेरी माता जो है वो चक्की पीसती है यानी कि आटा बनाती है। तो ये एक ही घर में 3 अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग स्वभाव के और अलग अलग कर्म करते हैं। इस हिसाब से जो है हमारा अलग अलग वर्ण हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, यानी कि जो असर्शन है वो भी करेक्ट है और उसका जो रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट माना गया है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए ध्यान से क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कंपैटिबल? कौन सा इसमें से संगत नहीं है पूछ रहा है ना। तो पहला है, इधर देवताओं के नाम है और इधर उनकी भूमिका का वर्णन दिया गया है। तो फर्स्ट है वरुण, गॉड वरुण। नैतिक व्यवस्था के रक्षक, क्या इनको नैतिकता का रक्षक कहा गया है? तो बिल्कुल कहा गया है। एक सूक्त मिलता है जिसमें इन्हें ऋतस्य गोप कहा है। ऋतस्य गोप का मतलब है रीत के गोप, गोप का यानी कि उसके राजा। तो रीत का प्रमुख, ठीक है, नैतिकता और रीत का प्रमुख सही है, जो सही जुड़ा हुआ है। इंद्र वज्र से युद्ध करने वाले हैं, बिल्कुल सही है। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे इनको किलों का ध्वस्त करने वाला कहा जाता है। पुरंदर के नाम से बड़े फेमस थे इंद्र, इस नाम से पुरंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके बाद पूषण जो है वो पशुओं के रक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ द एनिमल है। तो बिल्कुल सही, पशुओं के देवता पूषण को ही कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। और मरुत जो है वो जल के देवता जी नहीं, ये जल के या जलप्रपात के देवता नहीं थे, ये आंधियों के देवता थे, या पवन कह सकते हो आप, उसके देवता थे। तो ये वाला जो है इनकरेक्ट है। तो केवल पूषण, केवल मारुत, केवल वरुण सभी संगत है। तो यहां पर संगत नहीं है, तो केवल मारुत जो है वो संगत नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या नहीं है पूछा है, तो केवल मारुत जो है संगत नहीं है, बाकी सभी से संगत है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, केवल मारुत असंगत है। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से ऋग्वैदिक समाज में महिला की स्थिति को दर्शाते हैं? महिलाओं की स्थिति को लेकर के ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन, क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला, उपनयन संस्कार केवल पुरुषों के लिए होता था। उपनयन संस्कार क्या केवल पुरुषों के लिए होता था? तो अगर हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल के समाज की, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उपनयन संस्कार पुरुषों के अलावा महिलाओं का भी होता था। शूद्रों का, वैश्यों का, सारे लोगों का यहाँ पर उपनयन संस्कार का प्रावधान था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाओं द्वारा रचित है मंत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा ऐसे करके बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं जिनका जिक्र है ऋग्वेद में, जिन्होंने खुद से मंत्रों की रचना करी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पढ़ी लिखी ज्ञानी महिलाओं की यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ थी। तो ये सेकंड सही है। थर्ड क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग एंड कमिटीज लाइक सभा एंड समिति। ऋग्वैदिक स्त्रियां सभा एवं विदत में भाग नहीं लेती थी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, है ना। ऋग्वैदिक स्त्रियां यहाँ पर सभा और विदत दिया गया है और यहाँ पर सभा एंड समिति किया गया है। तो यहाँ पर समिति काट दीजिए, इसको विदत कर दीजिए। ठीक है, विदत। तो यहाँ पर थोड़ा एक चीज मिस्टेक से एक छूट गया है इधर ट्रांसलेट होना। तो क्या अगर हम हिंदी को ले ले तो ऋग्वैदिक स्त्रियां सभा एवं विदत में भाग नहीं लेती थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसमें भाग लेती थी वो। ठीक है, अगर ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर सभा, समिति, विदत 3 हमारी संस्थाएं थी, जिसमें से समिति को छोड़ करके सभा और विदत दोनों में ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का एक इक्वल योगदान होता था। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, केवल एक, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। और पूछा क्या है, महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है सही तरीके से ए,
केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सुधार लीजिएगा या ध्यान रखिएगा कि विदत, समिति नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पढ़िए ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से यहां पर 2 स्टेटमेंट है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है, ऋग्वैदिक काल में विवाह एक धार्मिक संस्कार था, न कि सामाजिक अनुबंध। इन द ऋग्वैदिक पीरियड अ मैरिज वाज अ रिलीजियस राइट, नॉट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इस काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह समाज में प्रचलित था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अनुलोम एंड प्रतिलोम मैरिज वर प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि यहां पर दोनों ही प्रकार की विवाह जो थे वो होते थे। अनुलोम का मतलब होता है उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला, तो ये होता था अनुलोम विवाह। कौन सा? अनुलोम विवाह। और वैसे प्रतिलोम का बात करें तो यहां पर निम्न कुल का पुरुष और उच्च कुल की महिला, ठीक, तो ये होता था प्रतिलोम। तो दोनों ही प्रेवलेंट था, समाज में चलता था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और ऋग्वैदिक काल में विवाह एक धार्मिक संस्कार था, न कि सामाजिक अनुबंध। तो हमारे समाज में अभी तक कहीं पे भी विवाह को एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा गया है, और ये शुरुआत से ऐसी है। तो यानी कि यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो वो धार्मिक संस्कार था, ना कि सामाजिक अनुबंध था। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो केवल नहीं, यहां पर सिर्फ दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आपको लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following pairs is incompatible? इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? अगेन आपको क्या बताना है, इसमें असंगत कथन को बताना है। सभा, वरिष्ठों की परिषद, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स थे, समिति, सैन्य योजना व राजा का निर्वाचन, विदत आम जनसभा, है ना, जनरल पब्लिक असेंबली, और सवर्ण गो रक्षा से संबंधित अधिकार। देखिए सभा जो है वो एलिट वर्ग की संस्था थी, जो एलिट क्लास थे, उच्च वर्ग की, वरिष्ठों की, तो सही है। दूसरा, समिति सैन्य योजना व राजा का निर्वाचन करती थी, क्या? बिल्कुल सही। ज्यादातर जो राजाओं का निर्वाचन में भूमिका होती थी वो समिति की होती थी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी है विदत, इसको आम जनसभा भी कहा जाता था। यहाँ पर उस कबीले के सारे लोग यहाँ पर आराम से जाकर के अपनी राय दे सकते थे। ठीक, और सवर्ण जैसी कोई भी यहाँ पर संस्था मौजूद नहीं थी, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब स्टेटमेंट का जो डी है वो इनकरेक्ट है, और आंसर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है आंसर डी करेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोमा इज इनकरेक्ट? ऋग्वेद के अनुसार सोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर ऋग्वेद में सोम शब्द आया है, अब वो किस किस रिगार्डिंग में आया है तो आप इसको समझिएगा। पहला, यह एक मध्य था जो यज्ञों में प्रयुक्त होता था। अच्छा, सेकंड है सोम को अग्नि के स्थान पर प्राथमिकता मिलती थी। सोम वॉज प्रेफर्ड टू फायर। ओके, सोम को देवता के रूप में भी पूजा जाता था, ठीक है। सोम वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड एज डीटी। एंड लास्ट है इट इज मेंशन्ड सेपरेटली इन द 9th मंडला। सोम को 9वें मंडल में पृथक उल्लेख है। अब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। देखिए 9वें मंडल में सोमदेव का जिक्र है, स्टेटमेंट सही है। सोम को देवताओं के रूप में पूजा जाता था, यह भी स्टेटमेंट सही है। सोम को अग्नि के स्थान पर प्राथमिकता मिलती थी, तो ऐसा कोई प्राथमिकता उनको नहीं था, क्योंकि अग्नि का एक अपनी ही प्रायोरिटी थी, अपनी ही प्राथमिकता थी, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता था। और यह एक मध्य था जो यज्ञों में प्रयुक्त होता था। देखिए ये एक मध्य के रूप में तो प्रयोग होता था, सोम रस के रूप में, ठीक है, सोम रस के रूप में। तो इस स्टेटमेंट को सही ले लिया जाएगा। तो यहां पर हमारे लिए जो फाइनल आंसर निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है बी। तो बी है इनकरेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर
7। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सटीक रूप से ऋग्वैदिक शासन प्रणाली को दर्शाता है? Which of the following statements accurately describe the ऋग्वैदिक system of governance? अब यहां पर क्वेश्चन किससे है? गवर्नेंस से है, ऋग्वैदिक काल के। तो पढ़िएगा ध्यान से। पहला स्टेटमेंट, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था। क्या इस समय पर राजा ईश्वर का या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स हुआ करता था? तो यह सिद्धांत अभी लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बी क्या कह रहा है? राजा केवल गोपालन व रक्षा के लिए चुना जाता था। तो ये स्टेटमेंट तो अभी सही ले लेते हैं। ठीक है, राजा कर संकलन में करदाता होता था? बिल्कुल नहीं। यहां पर ऋग्वैदिक काल में कोई परमानेंट कर का सिस्टम चालू ही नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और राजा के विरुद्ध कोई संस्था कार्य नहीं करती थी। हमारे यहां पर सभा, समिति और विदत, ये सारी संस्थाएं राजा के विरुद्ध यानी कि राजा पर कंट्रोल रखने का काम करती थी। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है जो करेक्ट है, बी। तो राजा केवल गोपालन व रक्षा के लिए चुना जाता था। The king was elected for the purpose of herding and protecting cattle. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 8 में बी आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, which of the following zones is considered the newest? निम्नलिखित में से किस मंडल को, यहां पर जोन्स लिखा गया है, इसको सुधार लेंगे, क्वेश्चन में मंडल ही आएगा। ठीक है, तो निम्न में से किस मंडल को सबसे नवीन माना जाता है? सबसे नया मंडल कौन सा है? द्वितीय, सातवां, प्रथम या नौवां? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला मंडल जो है वो दूसरा मंडल जो है वो सबसे नया है। दूसरा और सातवां सबसे नया माना जाता है, तो इसमें आंसर आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो दूसरा मंडल सबसे नवीन है। सेकेंड, सेवेंथ, फिफ्थ या नाइन्थ में से सबसे नया जो मंडल है वो है ना, द्वितीय है। सॉरी, एक सेकंड, इसमें करेक्शन है। इसमें द्वितीय नहीं ले जाएगा, इसमें जो है प्रथम मंडल को लिया जाएगा। सबसे नया बोल रहा है, सबसे पुराना है द्वितीय और सातवां, और जो सबसे नया मंडल है वो प्रथम मंडल है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, प्रथम मंडल सबसे पुराना है और द्वितीय मंडल जो है वो द्वितीय और सप्तम जो है सबसे, हाँ ठीक है, पुराना है। ठीक है, तो आंसर इसमें प्रथम ही लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन सी बात साफ अनुपस्थित थी? Which of the following was conspicuously absent during the ऋग्वैदिक पीरियड? अब इसमें से कौन से स्टेटमेंट के हिसाब से आपको देखना है कि वो अनुपस्थित थी। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, स्टेटमेंट सारे। महिलाओं द्वारा वैदिक मंत्र की रचना, क्या इस समय पर महिलाएं वैदिक मंत्र की रचना करती थी? तो बिल्कुल करती थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमने अभी देखा था। प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती थी। यहां पर जो देवता थे वो पूरे कैसे थे? प्रकृति पर ही आधारित थे। राज्य का स्थायी गणतंत्र था? बिल्कुल नहीं था। और राज्यों में केवल पुरुष प्रधानता थी, यज्ञों में केवल पुरुष प्रधानता थी? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। इसमें जो है वो महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अनुपस्थिति पूछ रहा है। तो यज्ञों में केवल पुरुष प्रधानता थी, ऐसा नहीं थी, इसमें महिलाओं का भी रूल था। तो यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट फंस रहा है, हमको इसमें से कौन सा अनुपस्थित था बताना है। तो राज्यों में कर स्थायी तंत्र के रूप में नहीं था, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और यज्ञों में केवल पुरुष, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही अनुपस्थित था, यानी कि महिलाएं भी जो है यज्ञ में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, तो डी भी गलत है, सी भी गलत है। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, सी और डी दोनों ही गलत होगा इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेंगे। यानी कि महिलाओं द्वारा वैदिक मंत्र रचा जाता था, सही है। प्राकृतिक देवताओं की पूजा भी होती थी। राज्य में कोई स्थायी कर तंत्र नहीं था, याद रखना है। और यज्ञों में पुरुष के अलावा महिलाओं की भी प्रधानता देखने को मिलती थी। कोई भी यज्ञ बिना किसी महिला के कंप्लीट नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो सी और डी दोनों सही होगा इसमें। ठीक है, आप जब क्वेश्चन आए तो इसको ध्यान से रखिएगा, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट गलत छप जाते हैं क्वेश्चन, अगली बार से आके ध्यान रखेंगे थोड़ा।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? उत्तर वैदिक युग में लौह धातु का प्रयोग हो चुका था। आयरन मेटल वॉज यूज्ड इन दी पास्ट पोस्ट वैदिक एरा। उत्तर वैदिक युग में लौह धातु का प्रयोग हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको लौह अयस के नाम से एक शब्द देखने को सॉरी कृष्ण अयस के नाम से शब्द देखने को मिलता है, कृष्ण अयस। तो स्टेटमेंट तो सही है। इस युग में कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग लोहे के लिए हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। ठीक है, तो आंसर 11 का क्या है? सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर फिर से एक अभिकथन है यानी कि असर्शन और एक कारण है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पढ़िएगा। उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था स्थायी एवं जन्म आधारित बन चुकी थी। In the post-Vedic era, the caste system had become rigid and birth-based. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था ऐसी थी। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है यानी कि कारण, शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का स्पष्ट प्रतिपादन मिलता है। द शतपथ ब्राह्मण क्लियरली स्टेट्स द सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स। तो क्या यहां पर वो ब्राह्मणों का मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। ठीक, तो यहां पर क्योंकि ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, तो कथन और उसका जो कारण है दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करता है आर ए की। तो यहां पर स्टेटमेंट हिसाब से देखें तो 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? उपनिषद साहित्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपनिषद साहित्य के संबंध में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द उपनिषद लिटरेचर? क्या है पहला क्वेश्चन या पहला स्टेटमेंट? यह मुख्यतः रहस्यवाद, प्रतीकवाद एवं आत्मविद्या पर आधारित है। ओके, इसमें कर्म कांडों का विशद वर्णन मिलता है। ओके, यह लौकिक जीवन से संबंधित व्यवहार संहिताएं हैं। इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू वर्ल्डली लाइफ, या कहीं कहीं पे दिस वर्ड कहा जाता है वर्ल्डली लाइफ को। और चौथा है, यह यजुर्वेद से पहले रचित ग्रंथ है। इट वॉज रिटन बिफोर द यजुर्वेदा। अब यहां पर ध्यान से पढ़िए कि उपनिषद साहित्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सही है? देखिए, यह यजुर्वेद से पहले रचित ग्रंथ है, उपनिषद नहीं। ठीक, गलत। सी, लौकिक जीवन से संबंधित व्यवहार संहिताएं हैं। ठीक है, ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, इसमें कर्मकांड का विशद वर्णन मिलता है, तो कर्मकांड इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट गलत ले सकते हैं। यह मुख्यतः रहस्यवाद, प्रतीकवाद एवं आत्मविद्या पर आधारित है, ये स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है। और फंस रहा है कौन सा? सी। तो इट इज कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू वर्ल्डली लाइफ, यह लौकिक जीवन से संबंधित व्यवहारिक रचनाएं हैं, बिल्कुल नहीं। ये जो है लौकिक जीवन से ज्यादा अलौकिक जीवन के बारे में जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, लाइक यम और नचिकेता की कथा इसी में है, जिसमें यमराज के बारे में वर्णन है। तो ये बताता है कि अलौकिक जीवन भी यहाँ पर माना जा चुका था कि वो होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ज्यादा सही है। तो उपनिषद वाला जो क्वेश्चन है वाला, उसमें आंसर क्या लेना है आपको? ए आंसर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहां फिर से जो है एक युग्म बनाए गए हैं, पेयर्स बनाए गए हैं, और इस पेयर्स में आपको बताना है कि कौन से संगत नहीं है, कौन से सही मैच्ड या मैच नहीं है सही तरीके से। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित। क्या ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद के दो ब्राह्मण का नाम मिलेगा, ऐत्रेय और कौशिकी। तो यस, ये स्टेटमेंट सही। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, तो तैत्रीय प्लस शतपथ ये किसके ब्राह्मण है? यजुर्वेद के, तो ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है। अथर्वेद से संबंधित है गोपथ, तो बिल्कुल गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्वेद का ही है। और तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद का भाग है? बिल्कुल नहीं, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ भाग है सामवेद का पाठ। तांड्य जो है वो सामवेद का पाठ, सामवेद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सामवेद का ये पाठ है। तो इस हिसाब से ये जो है क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? डी, तांड्य
ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मैच द फॉलोइंग सेंटेंस आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको जोड़ी मिलाइए, जिधर एक साइड पर आपके पास सूक्त है यानी कि वाक्य है और दूसरी तरफ उसके सोर्स दिए गए हैं कि वो कहां से उठाए गए हैं। तो पहला यहां पर सूक्त है सत्यमेव जयते, जो कि भारत का ध्येय वाक्य है और ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि मुंडक उपनिषद का पार्ट है और मुंडक उपनिषद जो है वो बेसिकली अथर्ववेद का उपनिषद है। तो यहां पर सत्यमेव जयते, ठीक, मुंडक उपनिषद का पार्ट है। ठीक, इसके बाद आत्मा का वैद्रष्टव्य, यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता बहुत सरल है, हमको पता है कठोप उपनिषद में है। ठीक है, इसके बाद आत्मा का वैद्रष्टव्य यानी कि आत्मा के बारे में पहली बार जो अभिव्यक्ति मिली है वो बृहदारण्य में है। ठीक है, और अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो है वो पहली बार मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। तो यानी कि यहां पर एक का है सी बहुत सारे में है, दो का है डी, ठीक है, दो का डी है और तीन का है ए। तो यहां पर हमारे पास सिंपली आंसर है ए। तो 15 का आंसर जो हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 16। अब यहां पर फिर से कथन गलत पूछा है आपसे, तो गलत कथन कौन सा है ध्यान से पढ़िए। उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी में विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी में विस्तार हुआ था क्या? तो आप क्या देखते हैं, भारत में जो ऋग्वैदिक काल था वो किस साइड पे बढ़ा था? सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है, और ये यानी कि इस साइड ये है ऋग्वैदिक काल का एरिया, ऋग्वैदिक पीरियड। और इस साइड से वो कहां बढ़े? इस साइड गंगा नदी घाटी की तरफ। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर की संस्कृति को श्रेष्ठ माना गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, द शतपथ ब्राह्मण अकॉर्डिंग कंसीडर्ड नॉर्दर्न कल्चर सुपीरियर। तो क्या इसमें ऐसा स्टेटमेंट है? तो इसके बारे में थोड़ा सा रुकते हैं, जो बाकी क्वेश्चन पढ़ करके आगे हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इस काल में सभ्यता मुख्यतः पशुपालक थी। उत्तर वैदिक काल में क्या मुख्यतः पशुपालक थे? ठीक है, तो यहां पर क्लियर नहीं है कि ऋग्वैदिक की बात कर रहा है कि उत्तर वैदिक की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आगे देखते हैं फिर समझ आएगा। और लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ। तो यहां पर ये जो बात हो रहा है, क्वेश्चन से लग रहा है कि ये पूरा उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। क्वेश्चन में भले ही मेंशन नहीं है लेकिन इसके स्टेटमेंट से ये प्रतीत हो रहा है कि उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। तो लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में, बिल्कुल हुआ। इस काल में सभ्यता मुख्यतः पशुपालक थी क्या? बिल्कुल नहीं, ये कृषक बन चुके थे। अभी तक कृषि इनका मेन व्यवसाय बन चुका था। और शतपथ ब्राह्मण में उत्तर की संस्कृति को श्रेष्ठ माना गया है। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट है। तो यहां पर इस काल में सभ्यता मुख्यतः पशुपालक थी, इसको हम इनकरेक्ट मान रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच यज्ञ हैज बीन कॉल्ड किंग मेकिंग यज्ञ इन शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मण में किस यज्ञ को राजा बनाने वाला यज्ञ कहा गया है? वाजपेयी, अश्वमेध, अग्निष्टोम या सोम यज्ञ। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था किसके लिए? ये एक प्रकार का चैरियट रेस था, रथ दौड़ था। ठीक है, दूसरा बी अश्वमेध यज्ञ, ये विस्तार करने वाला यज्ञ था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ और सोम यज्ञ, इसका राजाओं से सीधा कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो यहां पर ये तो नहीं है, तो बी और आंसर यहां पर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए जो है अपना साम्राज्य विस्तार करते थे राजा, है ना। तो राजा बनाने वाला यज्ञ में यहां पर बी आंसर जो है, क्योंकि सोम यज्ञ का ऐसा कोई राजाओं से संबंध नहीं है। ठीक है, अग्निष्टोम का भी वैसा नहीं है। अश्वमेध यज्ञ यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। उत्तर वैदिक समाज में सामाजिक गतिशीलता की हानि का प्रमुख कारण क्या था? What was the primary reason for the loss of social mobility in post-Vedic society? यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि कैसे समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसका मेन कारण क्या है? स्त्रियों की अशिक्षा, कर्मकांड का विस्तार, वर्ण की जन्म आधारित स्थिरता, लौह औजार का प्रयोग।
उत्तर वैदिक समाज में सामाजिक गतिशीलता की हानि का प्रमुख कारण क्या था? अब यहाँ पर समाज का तो ये नाम आएगा नहीं। वर्ण की जन्म आधारित स्थिरता, कर्मकांड का विस्तार और स्त्रियों की अशिक्षा। अब इसमें से सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा होना चाहिए? तो सी, क्योंकि वर्ण की जन्म आधारित स्थिरता हो चुकी थी, इसलिए समाज जो है वो वर्णों के ही बीच में फंस करके रह गया। इसमें ज्ञान का और इसमें योग्यता का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा था, इसीलिए यहां पर आंसर में सी को करेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िएगा। The post-Vedic era mentioned the ब्रह्मचारी, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ आश्रम। उत्तर वैदिक युग में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ उल्लेख मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अलग अलग उपनिषद में इसका जिक्र है, छांदोग्य और अलग अलग जंबालो उपनिषद में। संन्यास आश्रम का स्पष्ट उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। तो संन्यास आश्रम का जो स्पष्ट उल्लेख है वो मिलता है जंबालो उपनिषद में। कौन सा? जंबालो। एक मिलेगा आपको छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य। ये छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का जिक्र है। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, लेकिन संन्यास आश्रम के साथ चारों का एक साथ जिक्र मिलता है जंबालो उपनिषद में। तो यहां पर स्पष्ट उल्लेख उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो 19 का आंसर जो है वो सी, दोनों करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़िए ध्यान से, क्या पूछ रहा है। इन व्हाट सेंस इन दी वर्ड समुद्रा यूज्ड इन दी ऋग्वेद, यानी कि समुद्र का शब्द यूज जो है वो किस तरीके से प्रयुक्त हुआ है हमारे ऋग्वेद में। यहां पर वैसे ऋग्वेद शब्द डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में समुद्र जैसे किसी भी शब्द का जिक्र नहीं है। यहां पर उत्तर वैदिक काल में लिखना चाहिए, ज्यादा बेहतर क्वेश्चन सटीक होगा। ठीक है, लहरदार जलराशि, खारे समुद्र, विशाल नदी संगम। तो यहां पे ध्यान रखना, लहरदार राशि और विशाल नदी संगम, ठीक है, के रूप में समुद्र का जिक्र हुआ है। ठीक, तो यहां पर 1 और 3 दोनों सही है। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, केवल 1 और 3, दूसरा जो है वो सही नहीं है। ठीक, और अगर इसको आप ऋग्वेद मान के चलो तो ऋग्वेद में भी जो मेंशन मिला है वो दोनों से ही है, लहरदार जलराशि, क्योंकि खारे समुद्र का उनको कोई भी ज्ञान नहीं था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, गायत्री मंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? Which of the following statement regarding the गायत्री मंत्र is are correct? पहला है, यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। क्या गायत्री मंत्र का जिक्र 3रे मंडल पर है? बिल्कुल है। दूसरा, इससे विश्वामित्र ने रचा था। बिल्कुल। और यह वायु देवता को समर्पित है। बिल्कुल नहीं, यह समर्पित है सूर्य या सविता देवी को। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 और 2 सही है। तो क्या आंसर आना चाहिए? केवल ए, 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर वैदिक युग में निम्न वर्ण संस्थानों की भूमिका क्या थी? तो जो यहाँ पर अलग अलग वर्ण संस्थान यानी कि जो वर्णास सिस्टम है उसकी क्या क्या सामाजिक भूमिका थी? ब्राह्मण यज्ञ एवं अनुष्ठान के अधिकारी थे। बिल्कुल सही। क्षत्रिय राज्य का संचालन और यज्ञ का रक्षक। सही है। वैश्य यज्ञ का प्रयोजक और दानदाता। ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों के अपने अपने काम थे। ब्राह्मण शिक्षा के क्षेत्र में, क्षत्रिय रक्षा के क्षेत्र में, वैश्य यज्ञ का प्रयोजक यानी कि करवाने वाला यज्ञ मुख्यतः, और ये दान भी यही देता था। क्यों? क्योंकि एकमात्र जो कमाने वाला वो था, वर्ण था, वो कौन था? वैश्य था। तो यहां पर दान भी कौन देगा? जो कमाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहां पर आपके समक्ष 2 कॉलम है जिसमें एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ उनसे संबंधित चीजें हैं जिनको आपको सुमिलित करना है या सुमिलित है कि नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो पहला है छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद से इसका संबंध है, तो ये तो करेक्ट है।
सामवेद संबंध है। दूसरा है ईश उपनिषद जो कि यजुर्वेद का है, बिल्कुल सही है। ठीक। कठोप उपनिषद अथर्ववेद का पार्ट नहीं है, ये शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेद का, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और बृहदारण्य उपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो सी है, कठोप उपनिषद। इसमें दिया है अथर्ववेद, लेकिन हमको याद रखना है कि वो यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सप्त सिंधु के अंतर्गत शामिल नदियां थी। तो सप्त सिंधु का मतलब जहां पर ऋग्वैदिक समाज जो है वो स्टैब्लिश था, है ना, वहां पर 7 नदियों का देश था, उसके सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया उसको। तो इनमें से कौन से जगह पर, इस जगह पर कौन कौन सी नदियां थी? सरस्वती बिल्कुल थी, सरस्वती तो वहां की सबसे प्रमुख देवी थी, इनका नाम था नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ, नदी तमा, नदियों की रानी, सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, सरस्वती। यमुना का जिक्र नहीं है भैया, रावी का जिक्र है, सिंधु का जिक्र है, वितस्ता का भी जिक्र है। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल यमुना को छोड़ करके सारी नदियां हैं। ठीक है, वितस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का नाम अभी। ठीक है, सिंधु का तो वैसे सिंधु ही नाम मिलता है उसमें, कहीं कहीं पे हिरण्य नदी के नाम से इसका नाम मिला है, हिरण्य या सिंधु। ठीक है, रावी का नाम था परुष्णी, पारुष्णी, और सरस्वती तो सरस्वती के नाम से ही जाने जाती थी। ठीक है, तो यहां पर 24 का जो आंसर है वो क्या है? बी। हाँ, 1 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से पढ़िएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द ऋग्वैदिक पीरियड सैक्रिफाइस वाज नॉट अ कंपल्सरी टैक्स। यहां पर देखिए, ऋग्वैदिक काल में बलि अनिवार्य कर नहीं था, तो थोड़ा इंग्लिश वाले ने इनको दिक्कत में डाल दिया है। यहां पर बलि लिखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो बलि से आएगा। ऋग्वैदिक काल में बलि अनिवार्य कर नहीं था, तो यह स्टेटमेंट सही है। बलि इस समय पर एक ट्रिब्यूटरी वो था, राजा को, है ना, दिए जाने वाला एक ट्रिब्यूट था, जो कि स्वैच्छिक था या ऐच्छिक था, स्वैच्छिक था, स्वैच्छिक। ठीक, उत्तर वैदिक काल में यह कर नियमित और संगठित हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जब राजाओं ने मोनार्की सिस्टम को पूर्णतः अपना लिया वंशानुगत तरीके से, तो वहां पर बलि के नाम से रेगुलर टैक्स सिस्टम शुरू हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। उपनिषदों में बलि की निंदा की गई है, तो देखो उपनिषद में ऐसा कोई बलि की निंदा तो कहीं पर की नहीं गई है, क्योंकि टैक्स के रूप में बात की जा रही है, तो यहां पर आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पर 1 और 2 सही है, तीसरा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 25 का जो आंसर है वो है बी, केवल 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 26 क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर 3 स्टेटमेंट है, आप उन स्टेटमेंट को पढ़िए और उससे आंसर बनाने का प्रयास करिए। पहला, ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग नगरों के लिए हुआ है। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्य मिट्टी और लकड़ी के किलों का निर्माण करते थे। और तीसरा, हड़प्पा की तरह ईंटों के नगर का उल्लेख ऋग्वेद में है। अब देखिए, ऋग्वेद में कोई शहरी सभ्यता तो नहीं थी, तो यहां पर पुर शब्द का प्रयोग नगरों के लिए ऐसा तो मिला नहीं है। ठीक है। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्य मिट्टी और लकड़ी के किलों का निर्माण करते थे, बिल्कुल सही। यहां पर जब युद्ध होता था तो लोग पहले से ही लकड़ी और मिट्टी से बने हुए किलों के अंदर रहते थे अपने आप को सेव करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है, हड़प्पा की तरह ईंटों के नगर का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऐसा बिल्कुल भी कोई उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो आंसर है इसमें केवल 2। विचार करना है सही उत्तर पर, केवल 2, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर हम सी आंसर ले रहे हैं, केवल 1 को अपन कर देंगे 2। ठीक है, तो यहां पर भी मैं थोड़ा सुधार रहा हूं, सी ऑप्शन सही होगा अगर हम इसको केवल 2 कर दें तो केवल 2 सही है। पुर शब्द का ऐसा कोई उल्लेख वहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, श्रुति शब्दों के बारे में कौन से कथन सही है? श्रुति ग्रंथों के बारे में, सॉरी,
विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दी श्रुति टेक्स्ट। अब देखो यहां पर श्रुति का मतलब क्या है, ऐसे ग्रंथ जिनको सुनकर के याद किया जाए, यानी कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, ये सब क्या है, श्रुति है। ठीक है, इसमें उपनिषद भी शामिल है, उपनिषद। और एक होता है स्मृति। तो जब नियम कानून जैसे मनुस्मृति बनना स्टार्ट हुई तो उसको स्मृति कहा गया, आगे के इसके जो ग्रंथ है उनको स्मृतियां कहा गया है। तो श्रुतियों के बारे में है ना स्टेटमेंट है, पढ़िए ध्यान से। दे आर कंसिडर्ड डिवाइन वर्ड्स, इन्हें देववाणी कहा गया है, बिल्कुल सही। इनको क्या कहा गया है, देववाणी, यानी कि इसके रचयिता कौन है, देवताओं को माना गया है। और इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ जाता है, अपौरुषेय। क्या, अपौरुषेय। तो इनका एक और नाम अपौरुषेय है। इनमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। इनका रचना काल उत्तर वैदिक काल के बाद का है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल के बाद का नहीं है, पहले का है। तो केवल 1 और 2 यहां पर सही है, केवल 1 और 2। 27 का आंसर 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने 28 क्वेश्चन की तरफ, पढ़िएगा ध्यान से क्या क्वेश्चन का पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में विचार करें। पहला है, यज्ञ कर्म प्रधान बन गया था, इसमें थोड़ा गैप आना चाहिए, यज्ञ कर्म प्रधान बन गया और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। यज्ञ बिकम प्रीडोमिनेंट एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म इंक्रीज्ड। क्या उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म प्रधान बन चुका था और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा? तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पर यज्ञ की संख्या बढ़ गई थी और चूंकि यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण होते थे तो ब्राह्मणों की भी यहाँ पर वर्चस्व या उनकी सुपेरिटी बढ़ गई थी, डोमिनेंस बढ़ गया था। स्त्रियां और शूद्र यज्ञों में भाग नहीं ले सकते थे, बिल्कुल सही। यहाँ पर हालांकि देखो ये स्टेटमेंट अधूरा है, स्त्रियों और शूद्रों में, अगर आप स्त्रियों की बात करो तो ये भाग लेती थी यज्ञों में, शूद्र नहीं लेते थे। तो आगे देखते हैं इस किस हिसाब से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। उपनिषदों ने यज्ञों का समर्थन किया, उपनिषदों ने यज्ञों का समर्थन किया, तो बिल्कुल किया। तो यहां पर देखिए हमारे पास 1 और 3 ज्यादा सही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। बस मैं अगर यहां पर कहूं कि स्त्रियों के लिए ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर इसमें शूद्र यज्ञों में भाग नहीं ले सकते आना चाहिए था तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर शूद्रों का जिक्र है तो यहाँ पर दूसरा जो है इनकरेक्ट लिया जा रहा है। तो केवल 1 और 3 जो है सही है 28 का आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा से कथन ऋग्वैदिक शासन व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि अगेन गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, राजा वंशानुगत नहीं था, चयनित होता था। तो क्या राजा वंशानुगत नहीं था? अब यहां पर ऋग्वैदिक काल के शासन के बारे में है, चयनित होता था क्या? बिल्कुल। यहां पर राजा के वंशवाद यानी कि हेरेडिटरी सिस्टम का शुरुआत नहीं हुआ था, राजा का चयन होता था, समिति जो मेन संस्था थी उसका चयन करती थी, ठीक है। इसके अलावा राजा कर वसूलता था जिसे बलि कहा गया। अब यहां पर राजा कर वसूलने का राइट उसको नहीं था और बलि जो है वो वॉलंटरियल ट्रिब्यूट था, यानी कि स्वेच्छा से दिए जाने वाला दान था। तो यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या पूछा और समझ आ जाएगा धीरे से। सभा और समिति संस्थाओं द्वारा राजा नियंत्रित रहता था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पूछा क्या है, संबंधित है कौन सा? तो कर वसूलता था, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें यहां पर अगेन फर्स्ट और थर्ड सही होगा, तो केवल 1 और 3 ऑप्शन में भी है, तो यस करेक्ट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है 1 और 3 करेक्ट है ओनली, याद रखिए। और आज का हमारा अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वैदिक काल की सैन्य संरचनाओं के संबंध में कौन से कथन सही है? Which statement are correct regarding the military structure of the ऋग्वैदिक पीरियड? तो यहाँ पर उनके ऋग्वैदिक काल में जो लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, सेनानी एक स्थायी पद था जो राजा के प्रति उत्तरदायी था। तो क्या ऐसा था? तो बिल्कुल, सेनानी जो है राजा के लिए लड़ता था। दूसरा, युद्धों में अश्व और रथों का प्रयोग होता था।
तो बिल्कुल होता था, अश्व और रथों का प्रयोग से ही यहाँ पर युद्ध किया जाता था। और तीसरा, गवस्थी शब्द सैन्य टकराव को दर्शाता है। यहाँ पर जो गवस्थी वर्ड है वो युद्ध के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो गवस्थी शब्द सैन्य टकराव को दर्शाता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस हिसाब से तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों सही है। ठीक है, तो द सेनानी वॉज परमानेंट पोजिशन आंसरेबल टू द किंग, हॉर्सेस एंड चैरियट्स वर यूज्ड इन बैटल्स, द वर्ड गवस्थी रिफर्स टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही लिया जाएगा। हालांकि आपको एक शब्द याद रखना है, ये भी स्टेटमेंट जो है ना 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेनानी का पद तो था नो डाउट, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। वहां पर हमेशा ये चेंज होता रहता था, अलग, कभी अलग सेनानी कभी अलग सेनानी है, तो ये कोई परमानेंट पद नहीं था। लेकिन चूंकि यहाँ पर राजा के प्रति उत्तरदायी था और बाकी चीजें है, तो फिर यहाँ पर ये सही लिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से सभी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का 30 सवाल वैदिक काल से संबंधित। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रश्न में कोई शंका हो, तो बिल्कुल आप उसका है ना निराकरण के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं महाजनपद काल की तरफ, और वहां पर हम फिर से 30 नए फ्रेश क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।